हेलो कोडर, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। क्या आप भी कंफ्यूज हैं कि यार इतने तरह की सॉर्टिंग एल्गोरिदम क्यों है? खास तौर से जब कोई भी स्टूडेंट पहले साल का मेरा मतलब है कि जब वो अपने पहली बार डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ता है और डेटा स्ट्रक्चर में इतनी ढेर सारी तरह की सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स को देखता है तो कंफ्यूज हो जाता है कि यार इतनी तरह की सॉर्टिंग एल्गोरिदम क्यों पढ़ाई जा रही है, क्या पर्पज है इसका। ठीक है, तो अगर इस तरह के सवाल आपके दिमाग में हैं, थोड़ा कंफ्यूजन है यार कि इतने तरह की सॉर्टिंग एल्गोरिदम क्यों है, कौन सी बेस्ट है, कौन सी हमें यूज करनी चाहिए, कौन सी हम किस पे हमको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, अगर इस तरह के आपके सवाल हैं तो आइए हम लोग आज इसके जवाब को तलाशने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह के बेहतरीन वीडियोस को लाता रहता हूं। और अगर आप मेरे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हैं तो आइए, आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोनों लोग। ठीक है, अब बात आती है कि भाई सॉर्टिंग, पहले एकदम बेसिक से बात करें। सॉर्टिंग सॉर्टिंग का मतलब होता है एलिमेंट को अरेंज करना, या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में, है ना। या तो हमें असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें एलिमेंट्स को अरेंज करना है। मूलतः सॉर्टिंग दो तरह की होती है। ठीक है, एक दैट इज इंटरनल सॉर्टिंग, एक्सटर्नल सॉर्टिंग। तो अभी एक्सटर्नल सॉर्टिंग अलग ढंग की चीज होती है, उसकी बात हम लोग अभी नहीं करेंगे। अभी हम लोग बात करेंगे इंटरनल सॉर्टिंग की। ठीक है, इंटरनल सॉर्टिंग का मतलब होता है कि हमारे पास कुछ पर्टिकुलर एल्गोरिदम्स हैं और उन एल्गोरिदम्स से हम डेटा को सॉर्ट करेंगे। अब फिर वही सवाल उठता है कि यार इतनी तरह की एल्गोरिदम्स क्यों हैं? जैसा कि आपको सामने बोर्ड पे दिख भी रहा होगा, मैंने एक बहुत बड़ी हायरार्की बना रखी है। तो इस बात को जवाब देने के लिए मैं सिंपली आपसे एक सवाल पूछूंगा। अच्छा, आप मॉल में जाते हैं कभी कोई खरीदारी करने के लिए, तो मॉल में कोई भी प्रोडक्ट जो आप देखते हैं, फॉर एग्जांपल चलिए एक शर्ट की बात करते हैं, तो एक शर्ट तो 200 रुपए से लेके 10,000 तक की शर्ट हो सकती है एक मॉल में। हो सकती है कि नहीं हो सकती, आप खुद से बताइए। तो जो जाहिर सी बात है कि जो 200 रुपए की होगी उसकी क्वालिटी थोड़ी कमजोर होगी, और जो 2,000 की होगी या जो 10,000 की शर्ट होगी उसकी क्वालिटी थोड़ी बेहतर होगी। आप यहाँ पे एक तर्क कर सकते हैं, ब्रांडेड ब्रांडेड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अब मैं, मेरा मानना है कि अगर वो ब्रांडेड भी अगर है तो कुछ तो क्वालिटी है, क्योंकि सिर्फ ब्रांड का लोगो देख के कस्टमर पैसा नहीं देता। एक बात कंफर्म है, इस बात को आप समझ लीजिए। ब्रांड के लोगो को देख के कस्टमर पैसा 500 रुपए एक्स्ट्रा दे सकता है, लेकिन अगर वो 500 के अलावा बाकी पैसा वो ब्रांड की क्वालिटी के लिए ही देता है। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि आपके पास ढेर सारे ऑप्शंस हैं एलिमेंट्स को बढ़ते या घटते क्रम में अरेंज करने के लिए, एलिमेंट्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। ठीक है, अब उसको हम क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं? हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं इस तरीके से कि देखिए, हर चीज जब डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम और जब आप पढ़ते हैं ना, तो हर चीज टाइम के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट की जाती है कि कौन सी चीज कितना समय ले रही है। तो जो एल्गोरिदम जितना ज्यादा समय लेती है उसको उतना खराब माना जाता है, और जो एल्गोरिदम कम से कम समय लेती है उसको अच्छा माना जाता है। लेकिन यही एक क्राइटेरिया नहीं है, ये एक प्राइमरी क्राइटेरिया हो सकती है, लेकिन सिर्फ यही एक क्राइटेरिया नहीं है। जैसे कोई भी चीज अच्छी या खराब आप सीधा नहीं कर सकते कि कोई भी चीज जो अच्छी है, अच्छी का मतलब किसी एक क्राइटेरिया के बिहाफ पे किसी चीज को अच्छी या खराब नहीं कर सकते। जैसे मैं, हो सकता है मेरी प्रोग्रामिंग अच्छी हो लेकिन मेरा नेटवर्क अच्छा ना हो सकता है कि मेरी प्रोग्रामिंग अच्छी, हो सकता है मेरा मैथ अच्छा ना हो। तो कहने का मतलब यह है कि मैं हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकता। उसी तरह एक एल्गोरिदम भी होती है कि एक एल्गोरिदम अगर उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है तो कहीं ना कहीं उसके लिए कुछ और भी एडवांटेज होंगे। ठीक है, अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम है तो उसके और भी डिसएडवांटेज हो सकते हैं। उसी पे हम लोग वन बाय वन बात करते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको देखें तो मैंने प्राइमरली इसको जो डिवाइड किया है, पहली जो सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, जो सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिदम है वो टाइम लेती है ऑर्डर एन स्क्वायर। ठीक है, एन स्क्वायर का मतलब ये वर्स्ट टाइम होता है कि मतलब अगर आपके पास 5 नंबर है तो 5 × 5 टाइम लूप चलेगी, मतलब 25 टाइम लूप चलेगी, मिनिमम लूप चलेगी। और इसके लिए होता है कौन सी, इसके लिए होते हैं हमारे पास इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट। ये जो तीनों टेक्निक हैं, ये टेक्निक एन स्क्वायर टाइम पे काम करती हैं। मतलब टाइम के लिहाज से ये बेहतर नहीं है, लेकिन रुक जाइए यहाँ पे, टाइम के लिहाज से तो ये बेहतर नहीं है, लेकिन अगर एलिमेंट कम है, कम का मतलब मेरे है 10, 20, 50, 100, 200, 500, तो उसके लिए ये बेहतर सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर हमारा जो डेटा सेट है, अगर हमारा डेटा सेट कम है, मतलब जिस एलिमेंट को हमें सॉर्ट करना है अगर वो कम है, 2, 4, 5, 10, 15, 20, तो वहां पर इनको आप बड़े मजे से इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं, बल्कि वहां के लिए यही बेहतर है। जैसे
आपको 4 लोगों के लिए खाना बनाना हो तो घर पे जो भी है, आप, आपकी मम्मी, आपके पापा मिलके खाना 4 लोगों के लिए बना सकते हैं। वहां हलवाई लगाना किसी भी तरीके से एक उचित निर्णय नहीं होगा। लेकिन अगर कहिए 400 लोगों के लिए खाना बनाना है, 500 लोगों के लिए खाना बनाना है, तो वहां पे हलवाई ही खाना बना सकता है। आप, आपके पापा और आपकी मम्मी मिलकर खाना नहीं बना सकते, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर डेटा सेट कम है, 5, 10, 15, 20 डेटा सेट है, मतलब एलिमेंट्स हैं, तो उनको सॉर्ट करने के लिए ये बेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, भले इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ज्यादा है, ठीक है। एक बात तो ये है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, लेकिन साथ ही साथ ये समझने में आसान है। इसको जाहिर सी बात है कि जिस चीज को, जब आप आगे चल के बात करेंगे, तो जिस चीज को इम्प्लीमेंट करने में जितना ज्यादा मुश्किल होगा, उसकी कॉस्ट उतनी ही हाई होगी। इसका मतलब है कि कोई मुश्किल सॉफ्टवेयर जिसमें बहुत तगड़ी एल्गोरिदम लगी हुई है, उस एल्गोरिदम को जो कोड करेगा वो बंदा कॉस्टली होगा, और जो जो आसान एल्गोरिदम को कोड करेगा वो बंदा जाहिर सी बात है थोड़ा सस्ता होगा। तो इसको आसानी से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो अगर मैंने क्या बताया आपको, मैंने कहा कि अगर डेटा सेट, अगर एलिमेंट्स कम हो, एलिमेंट्स अगर कम हो, तो ये बेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, ठीक है, वहां के लिए, भले इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर होती है, ठीक है। अब अगर हमारे पास डेटा सेट ज्यादा है, ढेर सारे डेटा है, बहुत ज्यादा डेटा है, तो हमारे पास जो बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कौन देते हैं, वो देते हैं या तो हीप सॉर्ट, या तो मर्ज सॉर्ट, या तो क्विक सॉर्ट, ठीक है। ये हमारी ऐसी सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हैं जो हमें ऑर्डर लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देते हैं, ठीक है। वर्स्ट केस में हमेशा हम कंसीडर करते हैं वर्स्ट केस को, क्योंकि वर्स्ट केस में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, हालांकि कई बार क्विक सॉर्ट की जो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो n स्क्वायर होती है, लेकिन उस पर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। मोटा मोटा अगर एवरेज केस की बात करें तो एवरेज केस में ये n log n टाइम पे हमारी ये तीनों एल्गोरिदम चलती हैं। लेकिन साथ ही साथ इनमें दिक्कत क्या होती है कि इनको जब आपको अरेंज करना होता है, जब इसको इम्प्लीमेंट करना होता है, तो मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट का कोड लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इवेंचुअली हीप सॉर्ट का भी कोड लिखना थोड़ा सा आसान नहीं होता। तो ये तीनों को इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे थोड़े मुश्किल हैं, क्योंकि ये कोड थोड़े इसके कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेहतर होती है। तो अगर हमारे पास लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख डेटा हो और उस तरह के डेटा को हमें अरेंज करना है, तो वहां पर ये सॉर्टिंग एल्गोरिदम बेहतर हो काम करती हैं, और जिनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ लॉग एन, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, सॉरी मैं शायद लॉग एन बोल दिया, दैट इज एन लॉग एन। तो एन लॉग एन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ठीक है। तो ये जो हमारी सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, इसका मतलब मैंने जो मोटा मोटा अभी तक आपको जो बताया, जो मैं कंक्लूड करूं, तो मैंने कहा कि जो ये सॉर्टिंग एल्गोरिदम है जो n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देती हैं, तो n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये क्या है, ये ज्यादा है, लेकिन ठीक है ये ज्यादा देती हैं, लेकिन जब डेटा सेट कम होगा तो ये बेहतर है। ये वाली जो मैंने बताया ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी देती हैं, मतलब ये ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, लेकिन इनका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा मुश्किल होता है। और ये बेहतर, ये जैसे अगर आप 5, 10, 15, 20 एलिमेंट के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत अच्छे से आउटपुट नहीं देंगे आपको, ये लीनियर टाइम पे ही, मतलब जैसे आपको सिलेक्शन इंसर्शन कर रहा है वैसा ही आपको बात समझ में आएगी। लेकिन जब डेटा सेट बड़ा हो जाता है तो उस केस में क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट और हीप सॉर्ट बहुत बेहतर परफॉर्म करती हैं, ठीक है। अब बात आती है कि सिर्फ n बार में, मतलब 5 एलिमेंट है तो 5 बार में ही सॉर्ट कर देंगे, कौन सी हैं, ये तीनों एल्गोरिदम है, काउंटिंग सॉर्ट, प्रेडिक्ट सॉर्ट एंड बकेट सॉर्ट। लेकिन ये हर जगह अप्लाई नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, इसके लिए हमको इसको जाकर के आपको देखना पड़ेगा। इन सब की अपनी कुछ न कुछ कमियां हैं, तो इसको हम इतना जनरलाइज में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये ओकेजनल इस्तेमाल हो सकती हैं, और कुछ खास सिनेरियो में इनका इस्तेमाल किया जाता है कि अगर आपके पास 10 एलिमेंट हो तो 10 बार में ही सॉर्ट हो जाएंगे। तो ये भले सबसे आपको फैसिनेटिंग लगता हो कि यार ये सॉर्टिंग एल्गोरिदम बहुत जल्दी डेटा को सॉर्ट कर रही है, लेकिन इसको हर जगह अप्लाई नहीं किया जा सकता। अब क्यों नहीं किया जा सकता हर जगह अप्लाई, उसके लिए अब इसको अलग अलग देखना पड़ेगा। तो मैंने अलग अलग भी सारी सॉर्टिंग एल्गोरिदम की वीडियोस बना रखी हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, या हम लोग उस पर फिर कभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे तो ये बहुत ज्यादा लंबी हमारी वीडियो बन जाएगी। तो अब मैं उस पर बात नहीं करूंगा। तो मैंने क्या बताया, जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स n स्क्वायर टाइम लेती हैं वो ये हैं, जो n log n टाइम लेती हैं वो ये हैं, और जो सिर्फ n बार में सॉर्ट कर देती हैं वो ये हैं। n स्क्वायर का मतलब समझ में आया ना, अगर 5 एलिमेंट है तो कम से कम 25 टाइम लूप चलेगी, तो ये वाली है। ये वाले का मतलब कि
5 log 5, तो जाहिर सी बात है 5 इंटू लॉग 5, तो लॉग 5 की वैल्यू कोई छोटी वैल्यू ही आएगी। तो ये 5 इंटू 5 तो नहीं होगा, उससे छोटी कोई नंबर होंगे, तो आप उतने टाइम लूप चलेगी। और ये 5 है तो 5 ही बार में शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन मैंने बताया कि ये, अब एक बार इसको नट सेल में मैं बता दूं आपको, ये वाली जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम है वो होती है स्मॉल डेटा सेट के लिए और इम्प्लीमेंट करने में आसान। ये वाली सॉर्टिंग एल्गोरिदम क्या है, लार्ज डेटा सेट करने के लिए, लार्ज डेटा सेट के लिए और इम्प्लीमेंट करने में मुश्किल। और ये वाली क्या है, ये स्पेशल ओकेजन पे ही हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हर जगह इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, कि हम हर जगह इसको अप्लाई कर दें। हालांकि इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़िया है, लेकिन इसको हम हर जगह नहीं अप्लाई कर सकते, कुछ खास सिनेरियो में ही इनको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैंने आपके काफी सवालों के जवाब यहाँ पर दे दिया होगा कि सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स कितने तरह की होती हैं, इनके अपने क्या क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। तो अगर आपको कोई एक बार में पूछे तो आप इसको, अब इसका जवाब आप दे सकते हैं। और हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा कि जैसे कोई स्टेट पूछता है ना कि कौन से सॉर्टिंग एल्गोरिदम बेस्ट है, तो ये सीधा जवाब इसका बहुत मुश्किल है। तो आपको हमेशा पूछना पड़ेगा सर सिनेरियो क्या है। अगर डेटा सेट छोटा है तो हमारी पहली जो कैटेगरी है वो बेहतर है। डेटा सेट अगर बड़ा है तो हमारी दूसरी कैटेगरी, जो हमारी एन लॉग एन वाली कैटेगरी बेहतर है। और कुछ खास सिनेरियो में हमारे पास काउंटिंग सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट और बकेट सॉर्ट काम करती है। लेकिन फिर उसके लिए हमको अलग अलग इन तीनों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कि अगर कोई इंटरव्यूअर आपसे कुछ नंबर लिख देता है, कहता है कि इस नंबर पे कौन सी सॉर्टिंग एल्गोरिदम होगी, तो जाहिर सी बात है अगर वो नंबर लिख रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा और फिर वहां पर उसको उसके हिसाब से आपको जवाब देना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से एक नट सेल मैंने आपको सॉर्टिंग का बता दिया। अगर अलग अलग आप सारी सॉर्टिंग एल्गोरिदम को देखना समझना चाहते हैं तो मैंने सबकी अलग अलग वीडियोज बना रखी हैं, उसको आप जाएं देखें। मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है। और अगर कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।